नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 34वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आखिर पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि आप लोगों को ये बता दूँ ना कि किसी भी एग्ज़ाम को दिलाने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को ये पता चलेगा कि इस प्रकार के एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो कैसा है हम लोगों को एक्चुअल में पता चलता है। तो इसीलिए किसी भी एग्जाम से पे दिलाओगे ना तो उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए ना आप लोगों को ना 2025 से लेकर के ना 2016 तक की जितना भी क्वेश्चन है उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 2024 का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को 2025 का भी क्वेश्चन पेपर को करा दूंगा, ठीक है। तो एक साल पहले का जो क्वेश्चन पेपर है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको। तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक आप लोगों को ना सारे प्रश्नों को पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सामान्य ज्ञान के विषय में टोटल 20 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं 20 नंबर का। तो कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है ये आप लोगों को पता भी चल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके अलावा आप लोगों का ना जो एग्ज़ाम होगा उस टाइम, उसके अलावा एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा उस टाइम, मतलब आप लोगों का 2 साल का जो कोर्स है ना उससे सारे अपडेट मैं इसी चैनल पर देते हुए चलूँगा। तो इसीलिए आप लोग नहीं किए होंगे तो कर लेना, आप ही के लिए ये चैनल जो है वो बनाया हूँ मैं, ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी आप लोगों की वो इच्छा है। चलिए प्रश्न क्रमांक 31 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन ए वाराणसी से कन्याकुमारी, ऑप्शन बी सिरसा सूरी मार्ग, ऑप्शन सी सिलचर से पोरबंदर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा ना वो NH44 हो जाएगा। क्या, तो NH44 जो है ना वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेशनल हाईवे जो 44 है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इसका कुल लंबाई कितना है, तो इसका जो लंबाई है ना वो 3745 किलोमीटर से लगभग 4112 किलोमीटर तक की इसकी दूरी को मापा गया है, ठीक है। और ये जो NH44 जो है ना वो लगभग 11 से 12 राज्यों से होकर के गुजरता है। और इसका जो आप लोगों को स्थान बताऊँ ना कि कहाँ से कहाँ तक की NH44 है, तो वो जो होगा ना वो श्रीनगर से, मतलब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ना लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, मतलब तमिलनाडु के जो कन्याकुमारी है ना, तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की ये जो NH44 है वो गया हुआ है। और इसमें देखो एक ही ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन ए में वाराणसी बोले, जबकि वाराणसी कहाँ का शहर है, तो वो उत्तर प्रदेश का शहर है। जबकि ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर से लेकर के कहाँ तक की है, कन्याकुमारी तक की है। तो ऊपर से नीचे मतलब उत्तर से दक्षिण तक की इसकी जो लंबाई है ना NH44 का वो हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, NH44 जो है ना वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना, और ये 11 से 12 राज्यों से होकर के गुजरता है ये टोटल। और इसकी जो लंबाई होगा वो लगभग 3745 किलोमीटर तक की इसको मापा गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर जम्मू कश्मीर होता ना तो ये ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट ले लेते, लेकिन यहाँ वाराणसी दे दिया गया है। और वाराणसी जो है वो कहाँ है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो भारत के सेंट्रल में है। आप लोगों ने देखा होगा सेंटर में, मेन देखा है ना आप लोगों ने, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को अब ध्यान से पढ़िए। जुलाई 2021 में लॉन्च किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर चुनें।
ऑप्शन ए, निपुण भारत का लक्ष्य 5 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना। ऑप्शन बी, NIPUN का मतलब नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी है। ऑप्शन सी, इसे गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। या ऑप्शन डी, यह सुकन्या योजना की केंद्र प्रायोजित योजना का तत्वाधान में आता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। NIPUN का मतलब नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान से सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 32 को पढ़ो। जुलाई 2021 में लॉन्च किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर चुने। तो जुलाई 2021 में ना लॉन्च किए गए जो निपुण कार्यक्रम था उसका जो नाम मेन जो फुल फॉर्म था ना निपुण का, तो इसका जो फुल फॉर्म था ये था। अब आप लोग थोड़ा सा ये जान लो कि ये जो निपुण है ना उसका मतलब क्या है। मतलब ये जो ना कार्यक्रम लॉन्च किए गए थे इसका उद्देश्य क्या है आप लोग ये जान लो। तो ये जो निपुण है इसका जो उद्देश्य है वो 3 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक की जो बालक है ना तो उन बच्चों को क्या करना, मूलभूत जो साक्षरता है, जो ज्ञान है, जो स्टडी है ना वो उनको प्रदान करना है और उनके शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रकार की ज़रूरत है उसको भी क्या करना है, उसको प्रदान करना है। तो इसीलिए जुलाई 2021 में ना निपुण जो कार्यक्रम है उसको लॉन्च किया था। किन्होंने लॉन्च किया था? तो वो गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसमें का जो सबसे बेहतर आंसर है ना, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी है तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी को इसमें करेक्ट आंसर लिया गया है व्यापम के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यान से पढ़िए। NEP 2020 के अनुसार छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के लिए विषय पाठ्यक्रम के विकल्पों में अधिक लचीलापन दिया जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। पहला आप लोगों को विकल्प दिया है, मतलब कथन दिया है, पाठ्यक्रम अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं। दूसरा दिया है कला, मानविकी और विज्ञान के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं। और तीसरा दिया है व्यावसायिक और अकादमिक धारा के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं। ऑप्शन ए केवल एक सही कथन है। ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही कथन है। ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही कथन है। या ऑप्शन डी 2 और 3 सही कथन है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 तीनों जो है ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो NEP 2020 के अनुसार छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के लिए विषय पाठ्यक्रम के विकल्पों में अधिक लचीलापन दिया जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने बोला है। अधिक लचीलापन पाठ्यक्रम में कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चों को ना क्या है पढ़ने में अगर रुचि ना लगे ना तो उसको खेल के माध्यम से पढ़ाना। एक शिक्षक का ये दायित्व रहेगा कि पाठ्यक्रम को ना पढ़ाते समय उनको क्या करें, इस प्रकार से पढ़ाएं ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार से उनको बोरिंग फील ना हो, वे रुचि लेकर कि वो जो पाठ्यक्रम है उसको बहुत अच्छे से पढ़े। तो इसीलिए ना लचीलापन क्या है पढ़ाई में ना लाया गया है। तो इसमें क्या क्या सही विकल्प होगा आपको ये बताना है। कुछ आप लोगों को इसमें कथन दिया था। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, पाठ्यक्रम अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम के बीच कोई सख्त अलगाव ना हो। अलगाव का मतलब यह है कि कोई दूरियां ना हो, अलग अलग ना हो। अब पाठ्यक्रम क्या है, जो बुक में सिलेबस दिया जाता है ना उसे पाठ्यक्रम कहते हैं। अतिरिक्त पाठ्यक्रम का मतलब ये होता है कि बुक के साथ साथ ना आप लोगों को खेल खेल के माध्यम से जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है ना, मतलब जो आप लोगों को जो मॉरल जो नैतिक आप लोगों को ज्ञान दिया जाता है उसे अतिरिक्त पाठ्यक्रम कहते हैं। सह पाठ्यक्रम कहने का मतलब यह है कि सारे जो आप लोगों का स्कूल में दिनचर्या जो चलता है ना, पढ़ाने लिखाने, आप लोगों को नैतिक ज्ञान देना या आप लोगों को खेल कूद कराना, सारा जो होगा ना वो क्या कहलाता है, सह पाठ्यक्रम कहलाता है। सह पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है स्कूल में बुक वगैरह ना, उसके साथ साथ आप लोगों को अतिरिक्त पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम को भी पढ़ाया जाता है। जो आप लोगों का खेल कूद शामिल होता है ना वो भी उसको क्या बोलते हैं, सह पाठ्यक्रम इसको भी कहते हैं। तो ये तीनों की तीनों क्या होगा, एक दूसरे से अलगाव नहीं होना चाहिए बोला है। तो ये करेक्ट हो जाएगा ना जी। आपका पढ़ाई, आपका खेल कूद, आपका जो मॉरल, जो आप लोगों का नॉलेज है, जो आपको ज्ञान दिया जाता है शिक्षक द्वारा,
वो भी एक दूसरे से क्या होना चाहिए, जुड़े होना चाहिए, अलगाव नहीं होना चाहिए। तो पहला करेक्ट होगा ना, समझ में आया पहला वाला। दूसरा को पढ़ो, कला मानविकी और विज्ञान के बीच कोई कठोर अलगाव ना हो। कला मतलब आप लोगों की जो अंदर में कला होता है, स्किल होता है वो। मानविकी मतलब जो आप लोगों के बीच नैतिकता होता है वो। और विज्ञान मतलब ये है कि जो आप लोगों के ना मन में क्यूरियोसिटी होता है, विज्ञान में जो अलग अलग खोज की जो आप लोगों में भावना आता है ना वो। तो ये तीनों में किसी भी प्रकार से कठोर अलगाव नहीं होना चाहिए, मतलब दूरियां नहीं होना चाहिए। तो दूसरा भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तीसरा को पढ़ो, व्यावसायिक और अकादमिक धारा के बीच कोई कठोर अलगाव ना हो। व्यावसायिक मतलब जब आप लोग ना कक्षा छठवीं में पहुंच जाओगे तो छठवीं के बाद ना एनईपी 2020 में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि कक्षा छठवीं से आपको व्यावसायिक ज्ञान भी दिया जाएगा, मतलब आपकी रुचि किस फील्ड में होगा ये आपको परखा जाएगा, और उसके साथ साथ आपको ना कक्षा छठवीं से उसका ज्ञान दिया जाएगा, ताकि भविष्य में आप अपना जो फील्ड है वो निर्धारण कर सको और एक अच्छा व्यवसाय में जुड़ सको और देश का नाम रोशन कर सको। तो ये कक्षा छठवीं से निर्धारित किया जाएगा। उसके अलावा अकादमिक धारा, अकादमिक मतलब विद्यालय में रहते हुए जो आप क्या करोगे, कार्य करोगे, जो आप लोग सीखोगे, ये सारे में ना मतलब व्यवसाय और अकादमिक एक दूसरे के बीच कोई कठोर अलगाव ना हो। तो ये भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 जो रहेगा ना वो तीनों के तीनों सही कथन होगा, इसीलिए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित को उसकी तरलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आपको दिया है ए करके M1 M2 M3 और M4। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर लिया गया है ना वो ऑप्शन नंबर सी, M1 M2 M3 और M4 को इसमें करेक्ट ले लिया गया है। ठीक है, अब ये किस प्रकार से कैसा सोच करके दिया गया ये उतना मेरे को नहीं पता, आप लोग एक बार ना गूगल पे और सर्च करना चाहो तो कर करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो आंसर लिया गया है ना वो ऑप्शन नंबर सी, M1 M2 M3 M4 बोला गया है, क्योंकि अवरोही क्रम में इसको लिखने को बोला गया है इसके वजह से। ठीक है, तो ये जो आंसर है ना उसको आप लोग केवल याद रखना है एक बार। ऐसे क्वेश्चन जो होता है वो रेयर में ही पूछा जाता है, एकदम इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्रमांक 35 को। ब्रिटिश शासनकाल में निम्नलिखित स्थान में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी इलाहाबाद या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी स्थानों में। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी मुंबई इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, ब्रिटिश शासन काल में निम्नलिखित स्थानों में रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त लागू किया गया था। तो रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त जो लागू किया गया था वो मुंबई में लागू किया गया था, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। अब रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त क्या होता है ये आप लोग जान लो थोड़ा सा। ब्रिटिश भारत में 19वीं सदी के शुरुआत में भू बंदोबस्त प्रणाली जो है ना वो लागू किया गया था। भू बंदोबस्त कहने का मतलब यह है कि किसान जो होता था ना उनको अपनी खेती के उपज के तौर पर, मतलब जितना उसमें उपज होता था ना तो उसके जमीन का ना लगान देना पड़ता था डायरेक्ट सरकार को। तो उसे ही क्या बोला जाता है, भू बंदोबस्त बोला जाता है। जिसे क्या करते हैं बीच में ना जो जमींदार वगैरह जो बिचौलिया होता है ना तो उसको हटा दिया गया, और डायरेक्ट जो किसान होंगे ना तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट सरकार को ना जो भी ना जो कर के रूप में जो टैक्स है ना वो डायरेक्ट सरकार को देंगे। तो इसे ही क्या बोला गया था, रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया था। और इसे 19वीं सदी में लागू किया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, ये एक क्या होता था, भूमि लगान था, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त बोला है ना तो ये भूमि के ना उपज के तौर पर देना होता था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो किसान होंगे ना वो स्वयं सरकार को क्या करेंगे, राजस्व का जो कर है ना वो अदा करेंगे, मतलब डायरेक्ट सरकार को देते हैं। केवल ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार से जो बिचौलिया होते हैं या जो पुराने जो जमींदार होते हैं ना तो उसको कर या टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होता था, डायरेक्ट सरकार को देते थे। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यान से पढ़िए। अटल टिकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था की एक पहल है। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ऑप्शन सी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO या ऑप्शन डी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE। तो क्या इसका आंसर हो सकता है।
तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अटल टिकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था की एक पहल है? तो अटल टिकरिंग लैब्स जो है ना वो नीति आयोग की एक क्या है? तो एक संस्था की पहल है। ये आप लोगों को याद रखना है जो अटल टिकरिंग लैब्स है वो। अब आप लोगों को ये बता देता हूँ नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग जो है ना वो भारत सरकार की एक प्रमुख ना थिंक टैंक है। ठीक है, जो भारत सरकार को क्या करता है, एक ना नीति अर्थात जो रणनीति या तकनीकी सलाह देता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को। और नीति का मतलब क्या होता है? नीति का जो मतलब होता है ना वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है नीति का। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो नीति आयोग है ना वो 2015 में, कब? तो जनवरी 2015 में पहले जिसका नाम योजना आयोग था उसका नाम को बदल करके नीति आयोग रख दिया गया है। और यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार को रणनीतिक और तकनीकी सलाह देता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, और ये जो नीति आयोग है ना इसका जो अध्यक्ष होता है ना तो वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। मतलब जो भी करंट में प्रधानमंत्री के पद पर होता है ना तो वो इस नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। जैसे अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो नीति आयोग के अध्यक्ष है। ये आप लोगों को याद रखना है उसके बारे में। ठीक है, और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है ना वो वर्तमान में सुमन बेरी है। कौन? तो सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री होता है वो उसका अध्यक्ष होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग इसके अंतर्गत करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद ऑप्शन नंबर बी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये प्रमुख प्रमुख जो संस्थान है ना, संगठन है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये तीनों चारों जो ऑप्शन है वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी के बारे में जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। इसरो की जो संस्थापना है ना, मतलब इसकी जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। कब? तो 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है, 15 अगस्त को। और इसका जो संस्थापक है वो कौन है? तो विक्रम साराभाई इसके संस्थापक है इसरो के। क्या? तो इसरो के जो संस्थापक है वो विक्रम साराभाई है। ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख सकते हो। और वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर वी नारायण है। कौन? तो डॉक्टर वी नारायण जो है ना वो ये जो इसरो है इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। कहाँ? तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है इसरो के। ये भी याद रखना है। ठीक, उसके अलावा थोड़ा सा आप लोग ये जान लो कि इसरो का प्रमुख कार्य क्या होता है। भारत में जितने भी अंतरिक्ष संबंधी कार्य होता है ना, चाहे वो सैटेलाइट को लॉन्च करना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से सैटेलाइट को ऊपर पहुंचाना हो, तो अंतरिक्ष के जितने भी कार्य होते हैं वो इसरो करता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। तो DRDO के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। DRDO को जो फुल फॉर्म है ना वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आप लोगों को इसके फुल फॉर्म को याद रखना है। अब ना थोड़ा सा DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO की जो स्थापना है ना वो कब हुआ था? तो 1958 में होता। कब? तो 1958 में DRDO की स्थापना हुआ था। और DRDO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और अगर आप लोगों को ना DRDO के उद्देश्य के बारे में बताऊं तो भारत को रक्षा तकनीकी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ना जितने भी प्रकार से शस्त्रों की आवश्यकता होता है ना आधुनिक युग में, अभी के बेस में, तो वो सारा चीज़ वही बनाता है। वही ना क्या करता है, डिफेंस को क्या करता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हथियार है ना वो सारे चीज़ प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है DRDO के बारे में। अगर आप लोगों को DRDO के प्रमुख उपलब्धि के बारे में भी बताऊँ ना तो आप लोगों ने सुना होगा कि अग्नि सीरीज़ का जो मिसाइल है वो, अग्नि सीरीज़ का, पृथ्वी सीरीज़ का, आकाश, नाग, इन जैसे अलग अलग जो मिसाइल है ना वो विकसित किया है DRDO ने। ठीक है, जो क्या किया है, डिफेंस जो हमारा जो भारत सरकार का जो डिफेंस है ना, अब जो हमारा सैनिक है ना उन सारे लोगों को क्या किया है, ये जितना भी मिसाइल है ना वो दिया है, क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है DRDO के बारे में। ठीक है,
डीआरडीओ जो होता है ना वो प्रमुखतः है ना सैन्य हथियार, मिसाइल, रडार, रक्षा तकनीकी संबंधित जितने भी प्रकार के हथियार वगैरह रहते हैं ना, सारे को यही जो संस्था है वो बनाता है, तो ध्यान रखना है। चलिए उसके अलावा अंतिम रूप से ना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सीबीएसई का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1962 में इसका गठन हुआ था। तो ये आप लोगों को याद रखने सीबीएसई के बारे में। और सीबीएसई के कार्य के बारे में अगर आप लोगों को बताओ ना, तो प्रमुखता सेंट्रल में ना जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा, बोर्ड परीक्षा जो है ना उसका आयोजन करता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सीबीएसई जो होता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो है ना वो केवल 10वीं और 12वीं का जो एग्ज़ाम होता है ना तो वो कंडक्ट कराता है ये। तो केवल आप लोगों को इसके बारे में इतना ही जानना है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 36 का जो ये करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग को आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोगों को सारा चीज़ इसीलिए बताया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रहे सारे ऑप्शन के बारे में, क्योंकि ये आप लोगों के लिए प्रमुख इंपॉर्टेंट है ये सारे जो संस्थान हैं, इसीलिए आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ। केवल एक प्रश्न को बता करके चला जाता तो एक प्रश्न ही आप लोगों को तैयार होता है इसमें, लेकिन चारों ऑप्शन को बताया ना तो चार अलग से प्रश्न आप लोगों को बन रहा है। इनसे रिलेटेड जो भी पूछा जाएगा ना तो वो आप लोगों को याद रहेगा, इसीलिए आप लोगों को सारे ऑप्शन को बताने लायक को बताते हुए चलता हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यान से पढ़िए। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, यह सर्दियों में आने वाली पश्चिमी हवाएं हैं। ऑप्शन बी, यह जेड धारा से अप्रभावित है। ऑप्शन सी, भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। या ऑप्शन डी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाला प्रवाह है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी, यह जेड धारा से अप्रभावित है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह जेड धारा से अप्रभावित होता है, ये इसमें गलत कथन हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके संबंध में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यान से पढ़िए। शिशु मृत्यु दर IMR उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में खालिस्तान वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष या ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिशु मृत्यु दर उस विशेष वर्ग में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में खालिस्तान वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करते हैं। तो वो 1 वर्ष ना हो जाएगा? जी हाँ। अगर हम किसी भी चीज़ का रेशियो निकालेंगे तो वो क्या करेंगे, 1 वर्ष का ही रेशियो निकाला जाता है ना। अगर जनसंख्या बढ़ है तो 1 वर्ष का निकालेंगे ना जी। हालांकि हम लोगों के देश में 10 वर्ष का जनगणना होता है, हर 10 वर्षों में एक बार जनगणना होता है। लेकिन दूसरे फील्ड में अगर कोई भी हमको रेशियो निकालना है, जैसे जन्म दर या मृत्यु दर हो गया, तो इसको क्या करते हैं, 100 बच्चों पे हुए जन्म या मृत्यु के रेशियो को ही निकालेंगे एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर स्थान में। तो वो 1 वर्ष का ही निकाला जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 39 को ध्यान से पढ़िए। संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने के लिए सदस्यों के 2/3 बहुमत के संदर्भ में क्या सुमेलित है? तो आपको अलग अलग 4 कथन दिया है, इसको आप लोगों को पढ़ करके ऑप्शन लेना है। पहला दिया है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध पदच्युति प्रस्ताव, तीसरा आंतरिक या बाह्य आपातकाल और चौथा संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 3 4 या ऑप्शन डी 1 2 और 4। तो प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 2 और 4 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत के संदर्भ में क्या सुमेलित है? तो जो जो सुमेलित है ना वो क्या होगा,
पहला हो जाएगा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध पदच्युति प्रस्ताव, ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा चौथा हो जाएगा संवैधानिक संशोधन, भी करेक्ट हो जाएगा इसमें। कैसे? तो देखो, संसद जब भी उसमें बैठक होता है ना, तो किसी भी प्रकार की अगर निर्णय लेना है, जैसे कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके पदच्युति का प्रस्ताव हो गया, या संवैधानिक संशोधन करना है, तो ये तीनों के तीनों में क्या किया जाता है, जितने भी ना संसद में सदस्य उपस्थित होते हैं उन सारे का क्या किया जाता है, उन सदस्यों का बहुमत और उपस्थिति और मतदान करने की जो संख्या है ना, उसके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है, 2/3 बहुमत के आधार पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें ये तीनों के तीनों जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और आंतरिक और बाह्य आपातकाल ना, ये संसद नहीं लगाता, राष्ट्रपति लगाता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, लेकिन संसद के जो दोनों सदन है ना, वो मिल करके राष्ट्रपति को क्या करता है, प्रस्तावित करता है, अगर क्या करना होता है, तो आंतरिक या बाह्य आपातकाल लगाना होता है तो। और ये जो मुख्य जो शक्ति है ना, वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तीसरा जो है वो। इसीलिए प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 40 को ध्यान से पढ़िए। इसरो का मुख्यालय स्थित है, ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा या ऑप्शन डी हैदराबाद। तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर है बेंगलोर, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों को मैंने बताया था ना, पिछले वाले जो प्रश्न है उसमें चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया था। तो इसरो का मुख्यालय स्थित है, तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर बोल लो या बेंगलुरु बोल लो, दोनों एक ही है। और बेंगलुरु कर्नाटक में है, यह आप लोगों को बताया हो ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलोर या बेंगलुरु में है बोल लो। और इसका जो स्थापना है वो कब हुआ था, तो वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। आप लोगों को बताया था ना इसके बारे में। और इसका जो संस्थापक है वो कौन है, तो विक्रम साराभाई जो है वो इसके संस्थापक है। जो इसरो है ना उसका संस्थापक है ना। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, तो वी नारायण है। कौन, तो डॉक्टर वी नारायण जो है ना, वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और इसरो का प्रमुख कार्य क्या होता है, देखो भारत में जितने भी प्रकार से अंतरिक्ष से संबंधित कार्य होता है ना, चाहे वो सैटेलाइट को लॉन्च करना होगा, या आप लोगों ने सुना होगा मिशन मंगल सुने होंगे, चंद्रयान वाला मिशन सुने होंगे, तो ये सारे मिशन को कौन लॉन्च करता है, ये सारे के सारे को इसरो करता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 41 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन से कारक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, तो 4 आप लोगों को अलग अलग कथन दिए हैं। पहला दिया है संक्रमण, दूसरा मौन उत्परिवर्तन, तीसरा दिया है जीवन शैली और चौथा दिया है अनुवांशिक विकार। ऑप्शन ए 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 3 और 4 या ऑप्शन डी 2, 3 और 4। तो कौन कौन से ऐसे कारक है जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, आप लोगों को ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1, 3 और 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन से कारक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो मानव की जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, उसको जो प्रभावित करता है वो संक्रमण, मतलब किसी प्रकार की बीमारी है वो प्रभावित करेगा ना जी। उसके अलावा जीवन शैली, आपकी जो जीवन शैली होगा वो भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। अगर प्रॉपर टाइम पे खाना खाओगे, प्रॉपर टाइम पे सारा चीज़ करोगे तो सही रहेगा, लेकिन उटपटांग टाइप से आपका जीवन शैली होगा तो आपको प्रभावित करेगा ना। और उसके अलावा चौथा आनुवांशिक विकार होगा। अनुवांशिक का मतलब हेरिडिटी, आप लोगों को बताया था ना कि आपके माता पिता से जो आप लोगों को गुण प्राप्त होता है, जो जीन आप लोगों को मिलता है, वो अनुवांशिक कहलाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर किसी के माता पिता को डायबिटीज़ होता है तो जनरली एक उम्र आते आते उनके बच्चों को भी हो जाता है। तो ये भी क्या करता है, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो ये तीनों के तीनों जो है ना, वो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो आप लोगों को याद रखना है। मौन उत्परिवर्तन, तो मौन उत्परिवर्तन थोड़ी ना इसके अंतर्गत आएगा जी, इससे कोई प्रभावित नहीं पड़ता है स्वास्थ्य को। तो
तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 42 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किसकी घोषणा सरकार द्वारा किसी फसल के समर्थन में की जाती है? ऑप्शन ए अधिकतम समर्थन कीमत, ऑप्शन बी न्यूनतम समर्थन कीमत, ऑप्शन सी मध्यम समर्थन कीमत या ऑप्शन डी प्रभावशाली समर्थन कीमत। तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम समर्थन कीमत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किसकी घोषणा सरकार द्वारा किसी फसल के समर्थन में की जाती है? तो आप लोगों ने सुना होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य करके, है ना, या न्यूनतम समर्थन कीमत करके सुना होगा कि धान की जब फसल होता है, जब मंडी में लिया जाता है ना, तो वो घोषणा कर दिया जाता है ना जी कि ये जो पतला धान होगा उसका इतना न्यूनतम समर्थन मूल्य में लिया जाएगा और जो मोटा धान होगा उसको अलग इस प्रकार से न्यूनतम कीमत में लिया जाएगा। बोला जाता है ना उसके बाद बोनस अलग से दिया जाता है, वो तो अलग होता है, लेकिन बोलते हैं ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य करके। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। आप लोगों को ना इस प्रकार की जो बड़े बड़े जो प्रश्न दिखेंगे ना कूट में, वो केवल दिखने में ही आप लोगों को बड़ा लगेगा, कॉन्सेप्चुअल है ना थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो कोई टफ नहीं है। भले थोड़ा सा टाइम अभी ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही आंसर लेने की कोशिश करो, भले ही अभी एक्स्ट्रा टाइम लग गया लेकिन समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 43 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य है? पहला करके दिया है, यह सुनिश्चित करना कि सभी माध्यमिक विद्यालयों में कम से कम निर्धारित मानकों के अनुसार भौतिक सुविधाएं, कर्मचारी और सामग्री हो। दूसरा, मानदंडों के अनुसार सभी युवाओं के लिए माध्यमिक स्कूल शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना। तीसरा, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा लिंग, सामाजिक, आर्थिक विकलांगता और अन्य बाधाओं के कारण संतोषजनक गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा से वंचित ना रहे। चौथा, माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के जीवन में सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन लाना। ऑप्शन ए 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 2, 3 और 4 या ऑप्शन डी 1 और 4। तो क्या इसका आंसर होगा? और आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो कोई भी टफ नहीं है यार, बहुत ही ईजी है ये ध्यान से पढ़ोगे तो। तो प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 43 को आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो चारों इसमें कथन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखो, किसी भी प्रकार से इस प्रश्न में निगेटिव बोला है क्या? नहीं बोला है ना उद्देश्य के बारे में। तो सबसे फर्स्ट को पढ़ो, यह सुनिश्चित करना कि सभी माध्यमिक विद्यालय में कम से कम निर्धारित मानकों के अनुसार भौतिक सुविधाएं, कर्मचारी और सामग्री हो। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा को पढ़ो, मानदंडों के अनुसार सभी युवाओं के लिए माध्यमिक स्कूल शिक्षा तक पहुंच और सुधार करना। तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा को पढ़ो, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा लिंग, सामाजिक, आर्थिक विकलांगता और अन्य बाधाओं के कारण संतोषजनक गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा से वंचित ना रहे। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा चौथा, माध्यमिक विद्यालय के छात्र के जीवन में सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन लाना। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। चारों आप लोगों को जो कथन दिया है उसमें किसी भी प्रकार से नेगेटिव आप लोगों को लगा क्या? ऑप्शन जो दिया है वो, कथन जो दिया है वो नहीं लगा ना, तो इसीलिए आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट लेना है, ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत ये चारों के चारों जो है ना वो उसका उद्देश्य रहा है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 44 को ध्यान से पढ़िए। आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। ऑप्शन ए डोबेराइन, ऑप्शन बी न्यूलैंड, ऑप्शन सी मैंडलीफ या ऑप्शन डी सीबोर्ग। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 144 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी मेंडलीफ इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया है वो मेंडलीफ ने दिया है। जितने भी लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि अलग अलग ना 118 जो रासायनिक तत्व है ना, तो उसको क्या किया गया है, एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया है। परमाणु क्रम एटॉमिक नंबर को बढ़ते क्रम में रखा गया है, आप लोगों को पता होगा। और जो लोग ना साइंस फील्ड से होंगे उन लोगों को और अच्छे से पता होगा कि ये परमाणु क्रम को, है ना, एटॉमिक नंबर के बारे में कैसे बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित रखा गया है ना। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है कि प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ना मेंडलीफ करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक जो आवर्त सारणी है ना उसको किसने दिया है, तो मेंडलीफ ने दिया है, याद रखना है, जिसमें 118 रासायनिक तत्वों का एक व्यवस्थित सूची रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 45 को ध्यान से पढ़िए। सही क्या है, तो आपको बताना है। चार अलग अलग कथन दिया है, उसमें से पहला कथन को पढ़िए। लोकसभा का स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। दूसरा, लोकसभा का स्पीकर एक संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा, स्पीकर स्पष्ट बहुमत से हटाया जा सकता है। या चौथा, सदन के तत्कालीन सदस्य के बहुमत से स्पीकर को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 2 और 3 या ऑप्शन डी 2 और 4। तो प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सही क्या है, और आप लोगों को चार अलग अलग थ्योरी दिया है, तो इसमें जो करेक्ट होगा वो दूसरा हो जाएगा। लोकसभा का स्पीकर एक संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब यह है कि लोकसभा की जो स्पीकर होंगे ना, तो उसको क्या है, जितने भी सदस्य होंगे उनके संकल्पों द्वारा, मतलब एकजुटता द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ये दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा चौथा करेक्ट हो जाएगा, सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से स्पीकर को हटाया जा सकता है। कि जो सदन में ना तत्कालीन जितने भी सदस्य होंगे तो उसके बहुमत के आधार पर, जितना भी होगा ना उसका बहुमत के आधार पर क्या किया जा सकता है, स्पीकर को हटाया जा सकता है। जो मेन स्टेज में बैठता है ना, देखे होंगे आप लोगों ने, उसका जब बैठक होता है तब आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 46 को ध्यान से पढ़िए। गुप्त वंश के अभिलेखों में प्राप्त उद्रांग शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन ए मंत्री पद, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी सिक्का या ऑप्शन डी विद्रोह। तो प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी कर इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गुप्त वंश के अभिलेखों में प्राप्त उद्रंग शब्द का अर्थ होता है। तो गुप्त वंश के अभिलेख में जो प्राप्त उद्रंग शब्द है ना उसका मतलब कर होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और यह एक प्रकार का ना भूमि कर है। क्या? तो लैंड टैक्स या भू राजस्व कर होता है, जो अतिरिक्त के रूप में क्या करते हैं, सरकार को देना होता है। मतलब वहाँ के जो राजा थे ना गुप्त वंश के, तो उसको देना होता था किसानों के द्वारा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि यह एक ना किसानों से राज्य द्वारा लिया जाने वाला क्या था, मुख्य भूमि कर था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है उद्रंग के बारे में। चाहो तो छोटा सा अपने शॉर्ट में नोट करके रख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी कर जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 47 को ध्यान से पढ़िए। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार निम्नलिखित तीर्थकरों को उसके क्रम से सुमिलित कीजिए। तो स्तंभ एक करके उसमें ना अलग अलग जैन धर्म के जो तीर्थकर है उसका नाम दिया है, और स्तंभ दूसरा में उसके क्रम को दिया है। तो दोनों को आप लोगों को मिलाना है। और मैंने अपने सामान्य ज्ञान के क्लास में ना आप लोगों को ये पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है ध्यान से। पहला को देखो आदिनाथ, दूसरा दिया है महावीर, तीसरा पार्श्वनाथ और चौथा अजीतनाथ। उसके अलावा पहला दिया है 23वां, दूसरा 24, तीसरा 2 और चौथा 1। आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो जैन धर्म के जितने भी 24 तीर्थकर हैं उनके नाम को आप लोगों को बता दिया हूँ मैं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए पहले।
तो प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं, तो 24 तीर्थकर में से ना 4 तीर्थकर के नाम को दिया है और आप लोगों को इसको मिलाना है और ऐसे ही प्रश्न पूछा जाते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला देखो स्तंभ एक करके ना अलग अलग जो जैन धर्म के क्या है लोग हैं उनको दिया है और दूसरा में उसका जो क्रम है उसको दिया है। तो सबसे फर्स्ट को देखो आदिनाथ, तो जो आदिनाथ होगा वो क्या होगा, वो पहला है क्या, तो आदिनाथ जो है वो जैन धर्म के सबसे पहला तीर्थकर है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा दूसरा को देखो महावीर, तो महावीर जो होगा वो क्या होगा, तो महावीर जो होगा वो 24वें नंबर का तीर्थकर है और जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर है, तो ये ध्यान रखना है। तीसरा जो है वो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो होगा वो 23वें क्रम का क्या है, तो वो तीर्थकर है। उसके अलावा अजीतनाथ, अजीतनाथ जो है वो दूसरे क्रम का तीर्थकर है। तो आप लोग ना चाहो तो इसे नोट करके रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और इन 24 तीर्थंकर में से ना जो आप लोगों को याद रखना है वो सबसे पहला जैन धर्म का प्रथम जो संस्थापक है वो कौन है, तो वो त्रिशभ देव है, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। क्या? तो त्रिशभ देव है, इसी का नाम त्रिशभ देव है और आदिनाथ है। ये जैन धर्म के सबसे पहला तीर्थकर है, इसको पूछा जाता है, पहला को पूछा जाता है। उसके अलावा जो पूछा जाता है वो 24वां को पूछा जाता है। 24वां कौन है, तो महावीर स्वामी है, जिसे हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके अलावा 23वां को पूछा जाता है पार्श्वनाथ, जो 23वां है इससे पहले। प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी से पहले 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे, तो ध्यान रखना है, आप लोगों को याद रखना है पार्श्वनाथ थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 48 को अब ध्यान से पढ़िए। संविधान की तीसरी अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित है, तो आपको बताना है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या क्या है, आपको ये बताना है। पहला कथन दिया है प्रधानमंत्री के लिए शपथ प्रारूप, दूसरा संघ के मंत्री के लिए शपथ प्रारूप, तीसरा एक राज्य के मंत्री के लिए शपथ प्रारूप और चौथा संसद के सदस्य के लिए शपथ प्रारूप। तो आपको बताना है ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 3, 4 और 1 या ऑप्शन डी 4, 1 और 2। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 2, 3 और 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संविधान की तीसरी अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित है, तो संविधान की तीसरी अनुसूची में जो जो सुमेलित हो जाएगा वो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो दूसरा को पढ़ो, संघ के मंत्री के लिए शपथ प्रारूप दिया है तीसरी अनुसूची में। उसके अलावा तीसरा एक राज्य के मंत्री के लिए शपथ प्रारूप दिया है इसमें। उसके अलावा चौथा संसद के सदस्य के लिए शपथ प्रारूप दिया है। संसद के सदस्य के लिए शपथ प्रारूप बोला है ना, तो संसद कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलाकर के संसद बनता है ना। तो देखो लोकसभा के जो बहुमत दल के प्राप्त नेता को क्या बोलते हैं, है ना, तो लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो लोकसभा के अंतर्गत कौन आ जाता है, मतलब संसद के अंदर कौन आ जाएगा, ये प्रधानमंत्री भी संसद के अंदर आ जाएगा। तो इसको अलग से ले लिया गया ना, तो इसीलिए इस ऑप्शन को नहीं लिया गया है। ठीक है, पहला को नहीं लिया गया है, इसके अंतर्गत ये प्रधानमंत्री भी आ जाता है। और तीसरी अनुसूची में जो दिया है ना वो शपथ के बारे में दिया है, मतलब ना अलग अलग राज्य के जितने भी मंत्री होंगे ना, छोटे से लेकर के बड़े तक की सारे मंत्री को केंद्र और राज्य दोनों की जो शपथ है ना उसके बारे में दिया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा आप लोगों को ना थोड़ा सा संविधान के बारे में बता दूं। आप लोगों को पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। क्या? तो 12 अनुसूची है, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। तो इसको आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 12 अनुसूची में क्या क्या है, तो पहला अनुसूची में संघ एवं राज्य बोल सकते हो। दूसरा अनुसूची में क्या है, तो अलग अलग ना आप वेतन एवं भत्ता दिया है, अलग अलग जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, अलग अलग जो पदाधिकारी है उसके बारे में वेतन भत्ता दिया है दूसरा में। तीसरा में क्या दिया है, तो तीसरा में शपथ
शपथ दिया है। चौथा में बोलोगे तो केंद्र और राज्य के लिए सीटों का आवंटन दिया है, मतलब सीटों का बंटवारा जो है वो चौथा में दिया है। उसके अलावा पांचवा में क्या है, तो पांचवा में ना प्रशासनिक एवं नियंत्रण दिया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। उसके अलावा छठवां में क्या है, तो छठवां में ना एटीएम है। एटीएम मतलब असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, ये इसके लिए ना आदिवासी क्षेत्र में ना प्रशासन संबंधी प्रावधान दिया है छठवां अनुसूची में। उसके अलावा सातवां अनुसूची में क्या है, तो सातवां अनुसूची में ना संघ एवं राज्य की समवर्ती सूची है सातवां में। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ना जी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में, तो ये सातवां अनुसूची में दिया है। आठवां अनुसूची में क्या है, तो अलग अलग जो 22 भाषा है ना, तो उसके बारे में दिया है, भाषा के बारे में आठवां अनुसूची में। नौवां अनुसूची में क्या है, वो भूमि सुधार के बारे में दिया है। क्या, तो भूमि सुधार और जमींदारों के बारे में क्या दिया है, कानून दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है नौवां अनुसूची में। 10वां अनुसूची में क्या है, दल बदल विरोध कानून दिया है 10वां अनुसूची में। 11वां में क्या दिया है, तो पंचायतों के लिए शक्ति और जिम्मेदारी दिया है 11वां में। और 12वां अनुसूची में क्या दिया है, तो वो नगर पालिकाओं की शक्ति और अधिकार के बारे में 12 अनुसूची दिया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 12 अनुसूची है और क्या है, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को ध्यान से पढ़िए। राम प्रसाद बिस्मिल को किस षड्यंत्र केस में मृत्युदंड दिया गया? ऑप्शन ए काकोरी, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी लाहौर या ऑप्शन डी चटगांव। तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए काकोरी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, राम प्रसाद बिस्मिल को किस षड्यंत्र केस में मृत्युदंड दिया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को जिस षड्यंत्र केस में मृत्यु दिया गया था वो काकोरी कांड था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोग थोड़ा सा ये जान लो कि काकोरी कांड है क्या। तो सबसे पहला इसका तिथि को जान लो, 9 अगस्त 1925। कब, तो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक एक रेलवे स्टेशन में, जहां एक क्रांतिकारी संगठन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन था, जिसमें से एक सदस्य था राम प्रसाद बिस्मिल। तो इन्होंने क्या किया था, कुछ लोगों के साथ ना, जो लखनऊ के पास एक काकोरी रेलवे स्टेशन है ना, तो वहां पास जो ब्रिटिश सरकार का जो एक ट्रेन था, पैसेंजर ट्रेन था, उसमें सरकार का ना कुछ जो खजाना है, कुछ धन जो है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे थे। तो इन संगठनों ने क्या किया, उस जो ट्रेन में जो खजाना था ना, उसको ना क्या किया, उस स्थान पर लखनऊ के पास जो काकोरी रेलवे स्टेशन है ना, तो वहाँ पास पहुँच करके उसके जो सरकार की खजाना है जो ट्रेन में था उसको लूट लिया। और लूटने के बाद क्या किया था, वो जो प्राप्त धन है ना, उससे क्रांतिकारी के लिए ना हथियार खरीदना था क्रांति के लिए। तो 1925 का दौर है, मतलब क्रांतियों का दौर चल रहा है ना। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल है और उसके कुछ साथी है ना, उन्होंने मिल करके ट्रेन में जो खजाना था ब्रिटिश को, उसको लूटा। और लूटने के बाद ना क्रांति के लिए ना जो जो पैसे की आवश्यकता था, उस पैसे से धन से क्या किया था, जो जो हथियार खरीदना था ना, तो वो उससे खरीदा और ब्रिटिश सरकार के लिए जो क्रांति की गतिविधि है उसको तेज करना चाहता था। तो इसके लिए ये जो काकोरी कांड है ना, वो इस घटना को अंजाम दिया था। और इस घटना के जो प्रमुख था ना, वो कौन था, मतलब ना ये जो संगठन था क्रांतिकारी, उसके प्रमुख कौन था, तो इसके जो प्रमुख नायक थे वो राम प्रसाद बिस्मिल था। तो इसीलिए इसको क्या किया गया था, इसको फांसी दे दिया गया था। कब दिया गया था, तो दिसंबर 1927 को दिया था, 2 साल बाद। कब, तो दिसंबर 1927 को ना राम प्रसाद बिस्मिल को इस घटना के लिए फांसी दे दिया गया था। और इसके साथ और किन किन लोगों को फांसी दिया गया था, तो वो जो होगा वो अशफाक उल्ला खान हो जाएगा, राजेंद्र लाहिड़ी हो जाएगा और रोशन सिंह हो जाएगा। तो इन चारों लोगों को ना इस षड्यंत्र केस के बजाय ना फांसी की सज़ा दे दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और इसका जो उद्देश्य था ना, ये जो क्रांतिकारी है उनका मेन उद्देश्य था क्रांति की जो आग है उसको और भड़काना, ताकि हमारा भारत देश आज़ाद हो सके। तो इसीलिए ब्रिटिश का जो खजाना है उसको लूटना था और उस पैसे से हथियार खरीदना था और जो क्रांति है उसको और बढ़ाना था। तो ये आप लोगों को याद रखना है काकोरी कांड के बारे में। ठीक है, जिसका जो प्रमुख है वो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा।
चलिए प्रश्न क्रमांक 50 को ध्यान से पढ़िए। किस आयोग ने कहा कि इसलिए हम इस संघर्ष पर पहुंचे हैं, जो इस संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के दृष्टिकोण से भी मेल खाता है कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि को 1 वर्ष बढ़ाने और विश्वविद्यालय चरण में 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की योजना बनाने के लिए वर्तमान में इंटरमीडिएट चरण को समाप्त करना वांछनीय है। ऑप्शन ए कोठारी आयोग शिक्षा आयोग 1964-66, ऑप्शन बी मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, ऑप्शन सी राधाकृष्णन आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 या ऑप्शन डी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006-9। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, किस आयोग ने कहा इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जो इस संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के दृष्टिकोण से भी मेल खाता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की अवधि को 1 वर्ष बढ़ाया जाए और विश्वविद्यालय के चरण को 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम योजना बनाने के लिए वर्तमान इंटरमीडिएट चरण को समाप्त करना वांछनीय है। तो ये मुदालियर आयोग ने कहा था, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये जो चारों ऑप्शन है ना, तो इस ऑप्शन को और आप लोगों को नोट करके रखना है चारों ऑप्शन को। कैसे? तो आप लोगों को अपने शॉर्ट नोट्स में नोट करके रखना है कि कोठारी आयोग को शिक्षा आयोग भी कहा जाता है और ये 1964-66 में आया था। तो इसको नोट करके रखना है, पूछा जाता है, इसी को कूट में पूछ लिया जाएगा। एक तरफ अलग अलग आयोग को दिया जाएगा और एक तरफ को सन को दिया जाएगा और बोला जाएगा कि किस आयोग का क्या सन है और सीक्वेंस में जमाइए बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट है जी, भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो और शिक्षक होने के नाते क्या क्या शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुआ है ये आप लोगों को जानना जरूरी है। तो कितना आप अवेयर हो इसलिए पूछा जाता है। तो एटलीस्ट आप लोग ये चारों ऑप्शन को नोट कर लेना और पढ़ लेना अच्छे से इसके सन सहित कि कोठारी आयोग को शिक्षा आयोग भी कहा जाता है और ये जो आया था 1964-66 में आया था। दूसरा मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है और ये जो आया था 1952-53 में आया था। राधाकृष्णन आयोग को विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है और ये जो आया था 1948-49 में आया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006-9 में आया था। नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आज का ये जो क्लास है ना, इसका जो पूरा PDF है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना था, ठीक है। भले ही आप लोगों को अभी टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ, समझने पर जोर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और जो जो इसमें सन बताऊँ सारे को नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों को इतना पढ़ना था। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो और अभी तक की व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ जाना आप लोग, आपके लिए ही ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बनाया हो, ठीक है। चलिए, मिलता है नेक्स्ट क्लास में।